स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मसूद अजहर, रऊफ अजहर, ये दोनों भाई गिरफ्तार हो गए। असल में नींव इनके पिता ने डाली थी, अल्लाह बख्श ने। और अब ये वहां पर एक तरफ तो चैरिटी का काम करना दिखाते हैं, लेकिन किनके लिए? वो लोग जो कश्मीर की लड़ाई में इनके मुताबिक लगे हुए हैं। और अल रहमत नाम का एक ट्रस्ट भी चलता है जिसको अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ है, लेकिन वहां पर नेशनल बैंक की एक ब्रांच बहावलपुर में है जिसके तहत इनको वहां से चैरिटी और इमदाद मिलती रहती है। बहरहाल पाकिस्तान कितना दिखा रहा है, कितना वाकई कर रहा है, इस बारे में लोगों को शुबा है, संशय है। लोग ये भी कह रहे हैं कि 26/11 के बाद तो अभी आलोक जी ने ब्रेक के दौरान कहा कि हमने तो कसाब को जिंदा पकड़ लिया था और उसके बाद हमने तो जिंदा सबूत और डोजियर दिया था, लेकिन जकी और रहमान लखवी क्यों छूट गया? लेकिन इसके काउंटर में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तब वो कदरन नई पीपीपी की सरकार थी और इस बार बदले हुए हालात हैं और ये नवाज शरीफ हैं और उनके साथ मोदी की कॉमरेडरी है। क्या ऐसा आगे होता दिखाई दे रहा है? एक सवाल आरपी सिंह साहब लोग ये भी करते हैं कि आप इसको लेकर चीजें क्लियर कीजिए। इसको जब आप ओपन एंडेड रखते हैं तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आप जैसा वक्त आएगा वैसे आप स्टांस ले लेंगे। अगर आप पहले से क्लियर रखेंगे तो लोगों को पता होगा आप करने क्या वाले हैं। क्या आप ये समझते हैं कि अब टेरर को डीरेल नहीं करने दिया जाएगा किसी भी डायलॉग को और आपकी बातचीत जारी रहेगी, बेशक उधर टेररिस्ट्स अपने मंसूबे अंजाम देते रहें? क्योंकि ये जैश के ऊपर कार्रवाई है। अगर मान लीजिए अब इधर हम देखते हैं कि तालिबान से जुड़ा हुआ कोई आदमी आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा? तो एशिया में भी शाखाएं उनकी तमाम जगहों पे खुल रही हैं। आप क्या इसके साथ भी चलाएंगे चीजें, या आपको लगता है कि नहीं, जैसे ही इस तरह की कोई घटना होगी आप राइडर रखेंगे कि पहले कार्रवाई करो तब हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आज डिप्लोमेसी बड़ी डायनेमिक होगी। मतलब हम जानते हैं कि देश की पॉलिसी, परंतु हालात ऐसे हो रहे हैं पाकिस्तान के खासकर सिलसिले में, यहाँ पर चीजें दिन ब दिन बदलती हैं। तो आज कमिट करना कि कैसे क्या होगा, परंतु मैं वापस कह रहा हूं, टॉक से लेकर अटैक तक सब रास्ते खुले हैं। आज अभी इस पे कोई कमिटमेंट नहीं। अगर उनके यहां से हमें लगे भाई ठीक कार्रवाई हो रही है, ठीक एक्शन हो रहा है, तो बातचीत के रास्ते भी खुले हैं। अगर नहीं हो रहा तो बाकी रास्ते भी खुले हैं। आप ये प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं क्या? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई उधर अमेरिका ने और तब के सोवियत यूनियन ने कोल्ड वार के दौरान में भी बातचीत अपनी रेगुलर रखी थी। आप इस तरह की चीज क्या पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, बातचीत भी जारी रह सकती है और बाकी चीजें भी रह सकती हैं, परंतु जो टेरर अटैक है, जो टेररिज्म है, उस पर उनके यहां कार्रवाई दिखेगी तो बाकी सब रास्ते खुलेंगे। बाकी सब बातचीत उसके बाद होगी, परंतु ये नहीं कि पहले बातचीत हो फिर टेरर की बातचीत हो ना। पहले टेररिज्म पे जो अभी जो खासकर अभी जो पठानकोट पे हमला हुआ उस पर वो कार्रवाई करते दिखेंगे। अभी जैसे कुछ कार्रवाई आज अभी जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसके बीच में खबरें आ रही है और वो बातचीत करते दिखेंगे तो रास्ते सब खोले। हम तो बातचीत चाहते हैं, हम तो चाहते हैं पड़ोसी देश से बातचीत हो, रास्ते सारे जो जितनी समस्याएं हैं पुरानी सबके सब रास्ते उस पर निकले। सिन्हा साहब, आइडियली क्या होना चाहिए? मेरा अपना सोच यह है कि सचमुच में यदि पाकिस्तान की नीयत ठीक है तो जैसे चीफ मसूद अजहर को हिंदुस्तान को डिपोर्ट करे, हमको हैंडओवर करे, हम यहां कानूनी कार्रवाई करेंगे और जब यहां कानूनी कार्रवाई होगी तो न्याय मिल सकता है। यदि पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई होगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई न्याय नहीं मिलेगा और एविडेंस को इस तरह से टेम्पर किया जाएगा। पाकिस्तान की जुडिशरी डरती है आतंकवादियों से और इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान ने आर्मी कोर्ट्स इंस्टीट्यूट किया था पेशावर इंसिडेंट के बाद। ये तो हालत है, जुडिशरी वहां बेसहाय है और डरती है आतंकवादियों से। आतंकवादी इतने पावरफुल हो गए हैं, तो जब आतंकवादी इतने पावरफुल है तो क्या कोई भी इंस्टीट्यूशन आतंकवादियों के सामने खड़ा होगा? यह प्रश्न उठता है। इसलिए हिंदुस्तान को डिपोर्ट कीजिए, न्याय की कार्रवाई। दिनेश जैन साहब इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से सवाल को लेकर क्या मैं आमिर सुहेल जी के पास जा सकता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। आमिर सुहेल साहब, ये कहा जा रहा है कि वहां जुडिशरी भी आदमी देखकर लॉ के बारे में सोचती है कि ये कौन सामने खड़ा हुआ है और इसको लेकर वो धाराएं और उन पर सोचना चाहिए और सजाएं सुनाना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी राय? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि लफ्जों का जो खिलवाड़ करके बात की जा रही है कि वहां की अदलिया तो डरती है, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्होंने ये फैसले दिए। हमने यहाँ पर दर्जनों जो है वो दहशतगर्दों को फांसियां भी दी हैं, उनके फैसले भी हुए हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स आप उसको और पाकिस्तान की जुडिशरी को आप अलग समझ रहे हैं, इसकी बाकायदा तौसीक की गई है, जिसकी जो मंजूरी है मिलिट्री कोर्ट। आमिर सुहेल साहब, लेकिन ये बात पार्लियामेंट ने दी है। आमिर सुहेल साहब, देखिए चीजों को जो है उनकी सेहत के मुताबिक देखने से ही आप उनके नताइज तक पहुंच सकते हैं। पेशावर इंसिडेंट का जुडिशरी ने क्यों नहीं डिसीजन लिया? जो एक्ट किया जा रहा है, अगर उसको उसी सेहत से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें पॉजिटिविटी वो जरूर नजर आती है। पेशावर इंसिडेंट का जुडिशरी ने फैसला क्यों नहीं लिया?
जी दोबारा बताइएगा। पेशावर इंसिडेंट के बाद जुडिशरी ने फैसला क्यों नहीं लिया आतंकवादियों पे? क्या खामियां थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट स्टैब्लिश किया? आमिर सुहेल साहब से ये सवाल करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि आप ये मानते हुए कि वो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए हर एक बात का जवाब दे सकते हैं सिन्हा साहब, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दिनेश जैन साहब आपको जुड़ना चाह रहे थे जी। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है हमको ये समझना कि पाकिस्तान से हमें किसी तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमको किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जो मसूद अजहर को आज गिरफ्तार नहीं किया है, खाली सवाल जवाब के लिए प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया है, उसके आगे कोई और डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका केवल एक उद्देश्य है कि परसों की फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत हो सके। उसके अलावा कोई ऐसी वजह नहीं है हमको ये सोचने की, मानने की या आशा करने की कि पाकिस्तान में लेकिन जैन साहब एक बात आप और परिवर्तन हो रहा है कि ये चुनी हुई सरकार के लोग नहीं हैं और इनका ज्यादातर मामला मैसेजेस पर, संदेश पर, इनके इकबाल पर ही चलता है, इनकी कही हुई बातों पर ही चलता है। तो अगर इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में भी लिया गया है तो जाहिर है इनके मानने वाले फॉलोअर्स के लिए उससे एक संदेश जा रहा है। ये बात ये भी समझते होंगे। और आपको याद होगा 2003 में जब परवेज मुशर्रफ ने यह तय किया था कि इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा, 2 लाइफ अटेम्प्ट हुए थे उनके ऊपर। क्या ये बात नवाज शरीफ भी समझ रहे होंगे? ये संदेश वैसा ही है जैसे लखवी को पकड़ा गया था, बाद में छोड़ दिया गया, इसी तरह से मसूद अजहर को मतलब पहले इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता होगा कि ये सब दिखाने के लिए है, आप अपने लोगों को बता दीजिए। मैं यही मानता हूं ये सब दिखावे के लिए है। और कोई, क्योंकि 2 पाकिस्तान है, एक सरकार है और सिविल सोसाइटी के वो लोग हैं जो भारत के साथ नॉर्मल रिलेशन रखना चाहते हैं। ये लोग अभी भी मेरे ख्याल से या तो माइनॉरिटी में है, छोटी माइनॉरिटी में है, या इनके पास इतनी फोर्स और वोकल पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है कि उस बात को आगे बढ़ा सके। जो कंट्रोल हो रहा है वो मिलिट्री जिहादी एस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है जी। और इंडिया के साथ सिक्योरिटी के मामलों में, स्ट्रेटेजिक मामलों में क्या पॉलिसी वही। क्या कर्नल दानवीर हमारे साथ लाइन पर हैं और क्या मैं उनका रुख कर सकता हूं? कर्नल साहब आप लाइन पर हैं क्या? कर्नल दानवीर हमारे साथ अभी शायद लाइन पर नहीं, लेकिन दिनेश जी मैं इस पक्ष में हूं कि बातचीत हमको जरूर करनी चाहिए। आपके पास सिन्हा साहब आप आता हूं, क्या मैं आलोक जी की बात सुन लूं इस बीच? जी दिनेश जी देखिए, अभी जैन साहब ने जैसा कहा मैं पूरी तरह से इनकी बात से सहमत हूं। 26/11 के बाद हमने वॉइस सैंपल भी दिए, जिंदा आतंकवादी भी पकड़ा, तमाम तरह के डोजियर दिए, उसके बावजूद आज तक कोई किसी तरह की 1% भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज वहां पर हाफिज हों, लखवी हों, दाऊद हों, सब उसी तरह से खुलेआम घूम रहे हैं। और यह भी देखा गया है कि इसी नवाज शरीफ सरकार ने हाफिज सईद के जो संस्थान हैं उनको पैसा तक मुहैया कराया। जिस तरह के वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसमें 2 तरह के नजरिए हैं। फ्री ट्रेन भी उन्होंने दिए। नहीं, मैं गंदगी से भरी हुई एक जगह हो, वहां आप 1 इंच भी सफाई कर पाएं तो आप उसको कामयाबी मानेंगे, या आप ये मानेंगे कि इतनी गंदी जगह में 1 इंच साफ भी किया तो क्या किया? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर 1 इंच भी साफ सफाई होती है और वास्तविक धरातल पर सफाई होती है तो उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार का भी और हिंदुस्तान सरकार का भी अचीवमेंट माना जाना चाहिए। और मोदी साहब के पास आज ये बहुत अच्छा मौका है कि आप उनके साथ प्रत्यर्पण की संधि करें और मसूद अजहर को लेकर आए। मसूद अजहर का जो दाग पुरानी एनडीए सरकार के ऊपर था कि वो कंधार छोड़कर आए, आज बीजेपी सरकार के पास एक मौका है कि उस दाग को धोया जाए, आज उसको वहां से लाया जाए, दाऊद को भी लाया जाए, हाफिज को भी लाया जाए। साहब, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी समझने वाले एक्सपर्ट हैं, बीच में यह समझा गया कि देखिए उन्होंने एनएसए सरताज अजीज की बजाय अब नसीर खान जंजुआ को बना दिया है। वो सिविलियन थे और ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। तो वहां असल में चल तो आर्मी की ही रही है और आर्मी ही डिक्टेट करेगी कि सिविलियन गवर्नमेंट भी वहां क्या करने वाली है। लेकिन यहां अब नवाज शरीफ के साथ मीटिंग में राहिल शरीफ का शामिल होना और जैश के ऊपर ये विंडो ड्रेसिंग, ये आई वॉश ही सही, लेकिन ये कार्रवाई होते दिखाई देना कि उनकी ऑफिसेस को सील किया गया, दोनों भाइयों को इनको हिरासत में लिया गया। क्या आप इसको लेकर क्या समझ रहे हैं? क्या वहां एक मिलीभगत चल रही है और मिलकर एक ड्रामा खेला जा रहा है, या अब वाकई आर्मी पहले के मुकाबले डाइल्यूट हुआ है उसका मामला? देखिए, मैं 2 फेजेस में उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात कि जब एनएसए सिविलियन था, अजीज था थे, उसके बाद जंजुआ आए, तो जो हिंदुस्तान में सोच थी कि ऑफिशियल चैनल कम्युनिकेशन, बैक चैनल कम्युनिकेशन, 2 ट्रैक डिप्लोमेसी, ये सब का ये अलग अलग रास्ता है। तो जब जंजुआ साहब एनएसए बने तो ये माना गया कि जो जंजुआ साहब को कमिटमेंट देंगे जंजुआ, उसमें पाकिस्तान आर्मी का स्टैंप होगा, अप्रूवल होगा।
तो जो जंजुआ कहेंगे जंजुआ कहेंगे तो ये मानिए कि पाकिस्तान आर्मी ये कह रही है। लेकिन वो उस बात को रेटिफाई भी क्यों करेंगे जो वहां की आर्मी को मंजूर नहीं है? करेक्ट। सो रिस्क भी है, एडवांटेज भी है। यही बात है मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम ये विश्वास करते हैं कि जंजुआ जो कहते हैं और पाकिस्तान आर्मी का अप्रूवल है और पाकिस्तान आर्मी सही नियत साफ नियत दिखाएगी तो ये हमारा भूल होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी सही नियत दिखाई नहीं सकती। और मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि जिस जैश ए मोहम्मद ने परवेज मुशर्रफ पे 2 बार अटेम्प्ट किया और क्यानी साहब कोर कमांडर थे और उन्होंने इंक्वायरी की और उसमें रिपोर्ट दिया कि जैश ए मोहम्मद अजहर इन्वॉल्व हैं, बैन किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों बैन लिफ्ट हुआ? जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई अपने एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लाइफ पे जो अटेम्प्ट हुआ, जो पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट भी रहा है, जो पाकिस्तान आर्मी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेड ऑफ स्टेट को डिसोन कर सकती है और आतंकवादी इतने पावरफुल हैं कि वो अपने बैन को लिफ्ट कर सकते हैं, उस देश से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या लेकिन आरपी सिंह साहब, क्या आपको ये लगता है कि असल में इतने दिनों की ये कड़वाहट है, टीस है, खटास है दोनों ही तरफ के लोगों के बीच में कि जब इस तरह के कोई कदम उठाए जाते हैं तो वो कड़वाहट सामने आती है, क्योंकि वो अंदेशे बड़े हो जाते हैं कि यार एक बार फिर कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ बुरा होने वाला है। मतलब ये उतना ही तय है जितना कि शाश्वत मृत्यु का होना है, कि अगर बात हो रही है तो इधर टॉक्स हो रहे हैं, कुछ दिनों बाद टेररिस्ट अटेम्प्ट्स करेंगे। क्या ऐसे स्थिति में बीच बीच में कड़वाहट का नुमाया होना इसको आप जायज मानते हैं, या जिस तरह की एक्सपेरिमेंट्स आपकी सरकार कर रही है उसमें आप इसको सैबोटेज की तरह देखते हैं इस तरह के अंदेशों को? देखिए, ये तो हमको दिखता है कि वहां पर कभी भी जब भी पीस टॉक होती है, वहां के जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो लोग इस प्रकार की पीस टॉक को स्कटल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के जो यहाँ पे अमीर सुहेल साहब हैं, इस पे ज्यादा अच्छा सकते हैं कि आज वहां पे जमीन पे हालात कैसे हैं, क्या जमीन पे हालात बदल रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान आर्मी ऑन बोर्ड है। और मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान आर्मी इस समय दूसरे फ्रंट पे बहुत ज्यादा एंगेज है, वो नहीं चाहेंगे कि इस समय भारत के साथ फ्रंट खोलें। और उसके चलते हुए ये जो एक्शन दिख रहा है आज, वो उसका भी एक कारण एक ये भी है कि नया फ्रंट और नहीं खोल सकते, क्योंकि नहीं होगा तो हमारे पास तो रास्ते हम वापस करें, हमारे पास तो रास्ते खोले हैं, बातचीत का भी और दूसरा रास्ता भी खुला है। तो देखते हैं जैसे जैसे उनका जैसे जैसे वो एक चाल चलेंगे, हम वैसे अपनी चाल चलेंगे, जैसे हमने क्या करना है उसके हिसाब से देखेंगे क्या करना है। ये एक बात बताइए आमिर सोहेल साहब कि ये जो सील हुए हैं ऑफिसेज, क्या उसमें वो 16 एकड़ में बहावलपुर में जो इनका ऑफिस है वो भी सील किया गया है? क्या इनके अल कलाम जैसे जो पब्लिकेशंस चल रहे हैं जिनको गवर्नमेंट एड्स भी मिलते रहे हैं, क्या उन पब्लिकेशंस पर भी रोक लगी है? क्या इस लिहाज से कोई खबर है आपके पास? इस लिहाज से खबर तो मौजूद है। मैं थोड़ी सी बात एक क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मसूद अजहर को जो कालादम तंजीम जैश ए मोहम्मद का सरबराह है उसे हिरासत में लिया गया है। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज न किया जाए कि अरेस्ट नहीं किया गया है, डिटेन किया गया है, उसे हिरासत में लिया गया है। ठीक है। और हिरासत में लिए जाने का और तहवील में लिए जाने का मतलब दो अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं सर, कहीं अगर भूल से निकला हो किसी के मुंह से, मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। नहीं पता सबको है सर, निकल गया होगा लपेट में। दोस्त बार बार जो है वो फारसी तहवील की बात कर रहे थे, वो ये बार बार कर रहे थे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पठानकोट वाकये से पहले से जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उन सब ने मिलकर जो ये जैश ए मोहम्मद समेत जो और कालादम तंजीमें हैं और छोटे छोटे ग्रुप, मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे जो है ये बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी जिसे पूरी दुनिया ने अपनी लपेट में ले रखा है, उसके हवाले से जब बात करते हैं तो जब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो बहुत नैरो हो जाते हैं। जो 3-4 ग्रुपों के नाम हम पीछे से सुनते चले आ रहे हैं उन्हीं को दोहराया जाता है। भैया, अब तो इतने लातादाद ग्रुप बन चुके कि शायद इंडिया में भी मौजूद हो, फ्रांस में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है। आज जो ये एक वाकया हुआ है अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान के कौंसल खाने के करीब जो है वहां पर, आप दुनिया में किसी भी हिस्से का नाम ले सकते हैं। इसका एक मतलब हुआ, एक मिनट, इसका एक मतलब हुआ कि सारे ग्रुप आपके यहाँ से जा रहे हैं, सारी दुनिया में दहशतगर्द आपके, और ये इसलिए आपके लिए ज्यादा चिंता का कारण है। सारी दुनिया में दहशतगर्द अगर आपके यहाँ से है ना, आपके लिए असल में ये बात कहीं और चली जाएगी आमिर सुहेल साहब, फिर ये इसी तरह के सवाल यहाँ उठे। मेरा सवाल आपसे सीधा था कि क्या उन पब्लिकेशंस पर भी कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, बात में जो दहशतगर्दी है, क्या वो मजहबी एतबार से और दुनिया में कहीं वो मौजूद नहीं है? क्या दहशतगर्दी जो है कौमियत के नाम पर
क्या इंडिया में भी मौजूद नहीं है? आमिर जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जितने आपके आतंकवादी टेररिस्ट कैंप हैं, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, लाइन ऑफ कंट्रोल में 36 टेररिस्ट कैंप हैं, क्या आप उनको डिसमेंटल करेंगे? क्या जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन उनका एसेट्स फ्रीज करेंगे, उनके फंडिंग रोकेंगे, उनका जो मिलिट्री हार्डवेयर सपोर्ट देते हैं वो बंद करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, मिलिट्री हार्डवेयर सपोर्ट के हवाले से जो है बातें बहुत सी क्लियर हो चुकी हैं। नहीं आमिर सुहेल साहब, देखिए, अगर आप खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ उनको सरपरस्ती नहीं मिलती और पाकिस्तान खुद भी विक्टिम है, तो सर आप भी जानते हैं कि इसमें हकीकत क्या है। मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये था कि क्या ये आपको लगता है कि आपने ये क्लियर करने की कोशिश की कि देखिए अरेस्ट नहीं हुआ है, डिटेंशन हुआ है, प्रोटेक्टिव कस्टडी में है वो, तो क्या आप ये साफ करना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई, कोई क्रैकडाउन के तौर पर इसको ना देखा जाए? आप खुद ही क्या ये साफ करना चाहते हैं सर कि ये एक तरीके का विंडो ड्रेसिंग है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, दिस इज जस्ट अबाउट प्लेइंग टू द गैलरी? सियासत का मतलब है कि उसे जो है वो कानूनी पहलू रखते हुए सामने पकड़ा गया है, उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसे किया जाना है। सर अब ये बताएं कि क्या इनके जो वीकली, डेली और मंथली पब्लिकेशंस है सर, जिनको वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी एडवर्टीजमेंट्स देती रही है और इस तरीके से इनको जाहिर है इमदाद मिलती रही है, इनका क्या उस तरीके के पब्लिकेशंस के बंद करने के बारे में भी कोई विचार हो रहा है क्या सर? जी बिल्कुल हो रहा है। इससे पहले जो है वो जो लश्कर तैयबा है, कालाधन तंजीम, उसके मरीदके में जो सेंटर है उसे भी इसी तरह ही बंद किया गया था और उसके हवाले से भी वहां पर अब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कंट्रोल में वो इदारा जो है सर, क्या बहावलपुर के ऑफिस को भी इनके सील किया गया है क्या सर? जिस तरह की बातें हो रही हैं, यूँ लगता है कि पाकिस्तान शायद इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई करता ही नहीं रहा। नहीं सर, अभी मैंने लेट्स नॉट एनालाइज। आपने कहा कि अगर हम अभी गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे सर तो बात बिगड़ेगी। लेट्स नॉट गो टू दैट। नहीं, लेकिन अभी मैं आपसे सिर्फ जानकारी, आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ सर। कार्रवाई भरपूर की है, उनके सेंटर भी बंद किए हैं, उनकी जो भरपूर की होगी लेकिन इनफ नहीं की है सर, किया है, उसके भरपूर की होगी सर, लेकिन पर्याप्त नहीं की है सर। अब जो जैश मोहम्मद के हवाले से जो सामने चीजें आ रही हैं उस हवाले से आलोक जी मौजूदा एक अमीर सुहेल साहब, अगर भरपूर करी होती तो मुशर्रफ साहब पे अटैक नहीं होता, और भरपूर करी होती तो पठानकोट नहीं होता, और भरपूर करी होती तो पेशावर नहीं होता। तो जरा भरपूर और करिए जिससे ये सब बंद हो और इसमें आपका भी फायदा है। आमिर जी, आप यदि समझते हैं कि आतंकवाद सचमुच में पाकिस्तान का मेन कंसर्न है तो कृपया करके जितने आपके टेररिस्ट कैंप है पाकिस्तान के अंदर उनको डिसमेंटल कीजिए एज ए फर्स्ट स्टेप। जब पूरा डिसमेंटल की दीजिएगा तब हम समझेंगे कि पाकिस्तान का नीयत सचमुच में साफ है। जैन साहब, होना क्या चाहिए आइडियली? अब जिस तरफ ये पूरा जिस डायरेक्शन में मामला चल पड़ा है, आपने कहा कि डायलॉग्स होंगे, आपने एक सरप्राइज देते हुए वहां की विजिट की और वहां के प्रधानमंत्री को आपने ग्रीट किया, खुद जाकर उनकी माता के पैर छुए। उसके बाद एक अटैक हो गया, आपने कहा कि एक फौरन और निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। विंडो ड्रेसिंग ही सही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आखिरकार कहां पहुंचता है अभी पता नहीं। आगे क्या होना चाहिए बावजूद इसके कि इस तरह के लोग वार्ता को डिरेल करने की कोशिश करें? बातचीत जारी रहनी चाहिए क्या, या फिर ये राइडर के साथ ही हमेशा आएगा कि आगे क्या होता है इस पर मुनहसर है कि बातचीत होगी या बंद? ऐसा है कि हमारी नीति राष्ट्र हित से गाइडेड होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। और हमारे राष्ट्र हित में यह है कि हमारे पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध हो सके। हमारी जो रेड लाइंस हैं उनको हम किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और इसका एक ही तरीका है बातचीत, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो बातचीत तो हमको करते ही रहना चाहिए, बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है। बातचीत करना कोई ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान को इनाम दे रहे हैं, और बातचीत नहीं करना इस एक तरह से यह है कि जैसे कि मीडिया में शब्द इस्तेमाल किया गया, कट्टी कर दी हमने। इन बातों से कोई फायदा नहीं होता है। बातचीत हमें करते रहना चाहिए, लेकिन बातचीत को मेजर्ड तरीके से, कैलिब्रेटेड तरीके से किस लेवल पर करना है, किन विषयों के ऊपर करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें ध्यान में रखने की हैं। साथ में जैसे पाकिस्तान की टेंडेंसी रही है कि जब दिल्ली आते हैं तो वो हुर्रियत के लीडर से बात करना जरूरी समझते हैं, इस बारे में हमें बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये हम किसी हालत में भी सहन नहीं करेंगे। और हमें इसके लिए पाकिस्तान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अपने हाथ में है कि इस तरह की मुलाकात को हम रोक सकें, और रोक सकते हैं हम। लेकिन बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी नतीजा निकलेगा बातचीत के थ्रू ही निकलेगा।
पाकिस्तान में कोई परिवर्तन अभी नहीं आया है। आमिर लेकिन सुहेल साहब के पास एक बार ये समझने के लिए चले, आमिर सुहेल साहब, अगर पाकिस्तान ने, ये बहुत सारे लोग इसको दिखावा समझेंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने करके दिया, बहरहाल जो भी ये है अभी वक्त इसको साफ करेगा, लेकिन क्या इसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से किसी एक मुद्दे पर, ये जो बायलैटरल डायलॉग्स की बात हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव, इसको लेकर किसी मुद्दे पर जोर होगा क्या? आमिर सुहेल साहब जी कहीं ये इसलिए तो नहीं कि अब पाकिस्तान टेरिटरी को लेकर बातों को पुरजोर तरीके से उठा सके, कहीं ये पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश तो नहीं है ये कार्रवाई? अरे नहीं भैया, आप ईमानदारी से जो है वो संजीदगी से इस चीज को लें कि इंतहाई संजीदा एफर्ट्स हो रही हैं और अब से नहीं हो रही हैं। ये जिस दिन से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू हुआ है, बिला तफरीक बिला तकसीम जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है, कैटेगोरिकली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस होता है ना हर चीज का। अब हवा में जो है वो कोई भी सबूत जो है वो बगैर दिए लिए वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहरहाल एक मजहबी स्टेट मौजूद है, यहाँ पर जो है उस फिक्र के जो लोग हैं जो अहले हदीस और दूसरे जो इस फिक्र के जो मानते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इतने हार्डलाइनर हैं, यहाँ पर अक्सरियत में भी हैं। लेकिन रियासत और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस वक्त जो एफर्ट कर रहे हैं वो इंतहाई संजीदगी से की जा रही है, क्योंकि इसमें ये अब ये समझ लिया गया है कि अगर इस फिनोमेना को बढ़ने दिया गया, सर उठाने दिया गया, तो शायद हमारी अगली नस्लें जो हैं वो एक अच्छा मुस्तकबिल नहीं देख पाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये समझा जा रहा है कि कैसे काउंटर प्रोडक्टिव हो रही चीजें। सिन्हा साहब, लेकिन एक बात बताइए, आमिर सुहेल साहब, परंतु उसके साथ साथ गुरदासपुर, पठानकोट हमारे यहाँ लगातार इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है। ये मज़ार शरीफ और जलालाबाद वो भी साथ साथ हो रहा है, और वहां पर तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से हो रहा है। तो जरा ये जो डायकॉटमी है इसकी चिंता बताइए, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि आपको अपनी जगह लड़ रहे हैं, परंतु आप दूसरी तरफ हमारे खिलाफ भी लड़ रहे हैं। देखिए, अब तक जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जितनी शहादतें, जितनी कैजुअलिटीज और आम लोगों की हो चुकी हैं, मेरा ख्याल है कि इंडिया में अभी तक जो है पिछले 15-18 साल में इतनी कभी भी नहीं हुई होगी। ये कंपैरिजन बिल्कुल मीनिंगलेस है। फ्रंट लाइन पर आने के बाद बात जो आमिर सुहेल साहब कह रहे हैं, साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने ठीक है ये बात कही, लेकिन क्या आप ये भी मानने के लिए तैयार हैं, जैसा उन्होंने कहा कि बहरहाल ये मजहबी मुल्क है, इसकी जो बुनियाद ही है वो इस बात पर पड़ी थी कि एक खास मजहब के लोगों के रहने के लिए होगा। और मैं देख रहा था हाफिज सईद का एक इंटरव्यू, उन्होंने जब पूछा गया, जब एंकर ने ये पूछा कि ये बताइए कि आप क्यों दुश्मन तजवीज करते हैं हिंदुस्तान को अपना, उन्होंने कहा कि ये तकसीम तो कर दिया गया लेकिन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान है, और यही वजह है और यही नींव है कि वो हम उसके साथ दोस्त नहीं हो सकते। तो क्या अगर हम इस तरीके की डायकोटोमी की बातें करेंगे तो बजाय डेमोक्रेसी को वहां मजबूत करने के दूसरी तरह की ताकतों को बल नहीं मिल जाएगा? देखिए, अगर उनके यहां अगर ऐसी सोच है तो पाकिस्तान दिक्कत में रहने वाला है, बड़ा साफ कह रहा हूं। अगर ऐसी सोच चलेगी तो पाकिस्तान दिक्कत में रहने वाला है, और ये पाकिस्तान को खुद सोचना है कि वो इस दिक्कत में रहेगा या दिक्कत से बाहर आएगा। वो मजहबी मुल्क बनाया गया, वो उनकी सोचना है कि उनको कैसे देखो, कि जब बना तब नहीं था, बाद में उन्होंने उसको मजहबी और घोषित कर दिया जौहर हक साहब ने। तो ये उनकी चिंता का विषय है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। हमारी तरफ से बड़ा स्पष्ट है, अगर आप ईमानदारी से तरक्की करना चाहते हैं, इस पूरे रीजन को ठीक रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पूरे इंडिया, ये पूरे रीजन में ठीक रहे, शांति रहे और ये पूरा रीजन आगे बढ़े, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने यहाँ से जितने प्रकार के दहशतगर्द हैं उनका सबका सफाया करें। अच्छा आमिर सुहेल साहब, चलते चलते कंक्लूसिवली आपके पास आ रहा हूं, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, छोटे में। आमिर सुहेल साहब, क्या अगर इस तरीके की कार्रवाइयां करने के बारे में सोचा जा रहा है और जिसका आपने जिक्र किया ज़र्ब-ए-अज़ब, क्या इसके लिए पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मशीनरी ने खुद को तैयार भी कर लिया है? क्या वो थ्रेट्स जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या उन तंजीमों से निपटने की तैयारी भी पाकिस्तान ने कर ली है, या इस तरह के अटैक झेलना भी इस तरह की कार्रवाई के पैरेलल अब पाकिस्तान की डेस्टिनी होगी? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल संजीदगी से जो है वो इन कालादम तंजीमों, दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने में इंतहाई संजीदा है, और उसकी प्रैक्टिकल मिसालें हमें चूंकि यहाँ पर मालूम होती हैं। देखिए, कैटेगरी वाइज जो है सबसे पहले जो है इन तंजीमों की
जो फाइनेंशियल हब्स जी। हैं जहाँ से फंडिंग हो रही जी। है उसको जो है वो लोकेट करके उसको तोड़ा गया। आमिर सुहेल साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना पूरी प्रोसेस के बारे में हम आपसे सुनते समझते, लेकिन बहरहाल ये पता चला कि वहां एक तरीके से और प्रोसेस और प्रक्रिया को अपनाकर अब धीरे धीरे इनको नैब किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वैसा ही हो। आमीन। और हम देखें कि दुनिया कम से कम ये हिस्सा, ये सब कॉन्टिनेंट दहशतगर्दी से मुक्त हो। बहुत संक्षेप में आलोक जी, बहुत मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो सारा दोष कांग्रेस में नजर आता था, अब तो आज पाकिस्तान में नजर आता है कि साहब वहां पर विपक्ष बन नहीं, हम ये नहीं कह रहे, तो पूरी तरह से कोऑपरेटिव। हम तो पहले भी कहते थे दिनेश जी कि बातचीत हमेशा जारी रहनी चाहिए। धन्यवाद। लेकिन इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम में दर्शकों से इजाजत लें, हमने ये पूछा था कि क्या डिपोर्ट कर देगा पाकिस्तान मसूद अजहर को, आप क्या समझ रखते हैं इस बारे में, आपको क्या लगता है ट्रैक रिकॉर्ड और वर्तमान स्थितियां देखते हुए, और ये था आप लोगों का जवाब जो आपने दिया। हम अपने मेहमानों का बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, और बहरहाल अब दर्शकों पर ये छोड़ते हैं और आने वाले वक्त पर कि पाकिस्तान ने फिलहाल जो किया है उसके अंजाम क्या होते हैं और आखिरकार ये बात, ये कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। बहुत धन्यवाद।